नमस्कार, मैं रोशन हूँ। आज राहुल गांधी ने बिहार इलेक्शन के मद्देनज़र एक ऐसी घोषणा कर दी है, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि इस घोषणा का अगर आम जन में असर हो गया, तो बिहार का इलेक्शन और उसका जो समीकरण है, बिहार के इलेक्शन का जो समीकरण है, वह पूरी तरीके से चेंज हो सकता है। अब आप कहेंगे कैसे? अब आपको लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इधर नीतीश बाबू इतने प्रचंड फॉर्म में हैं और कई सालों से बीजेपी और जदयू की दोस्ताना वाली सरकार बिहार में रूल कर रही है। फिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया है, ऐसा कौन सी बात उन्होंने कह दी है जिसके बाद बिहार का चुनावी समीकरण ही चेंज हो जाएगा? या प्रशांत किशोर जो कि 3 सालों से लगातार यात्राएँ कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जन सुराज की एक अलग पहचान स्थापित हो चुकी है। उनके उठाए गए मुद्दों पर भी राहुल गांधी की यह घोषणा भारी पड़ जाएगी। आखिर ऐसा क्या है इस घोषणा में? आपके दिमाग में यह सवाल ज़रूर उभरेगा और मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने यह जो घोषणा की है, इस इसने पूरी तरह से मीडिया जगत में सनसनी मचा के रख दी है। घोषणाएँ होती रहती हैं, खास तौर पे चुनावों के मद्देनज़र, लेकिन यह घोषणा कोई आम घोषणा नहीं है। इसमें बहुत दमदार पॉइंट्स लाए गए हैं और यह माना जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यानी कांग्रेस और राजद को, आरजेडी को, यह सत्ता में वापसी करने के लिए एक तरीके से प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम करेगी। एक तरीके से प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगी। वैसे भी बिहार की राजनीति में तो आपको पता है कि बीजेपी के पास भले ही नीतीश बाबू से ज़्यादा सीटें आई हों या जदयू से ज़्यादा सीटें आई हों किसी भी इलेक्शन में, लेकिन वह आज भी इस स्थिति में नहीं दिखती है कि अपने दम पर पूर्ण बहुमत से सरकार बना ले। अगर ऐसा होता तो गठबंधन नहीं हो सकता था। बिहार में बीजेपी को नीतीश जी का सहारा चाहिए और नीतीश बाबू के बिना बीजेपी की नैया, आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, भले नीतीश बाबू के विधायकों की संख्या उनसे बहुत कम है, फिर भी यह सच है कि नीतीश बाबू के बिना बीजेपी वहाँ पे अपने दम पे सरकार नहीं बना सकती। जो अभी का सिनेरियो, जो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एनडीए का, अगर ऐसा होता तो कब का अपने दम पे पूर्ण बहुमत से सरकार बना चुकी होती बिहार इलेक्शन में। इधर राहुल गांधी की जो घोषणा है, वह बहुजनों के अधिकारों को लेकर है। अब राहुल गांधी ने इस घोषणा में, ध्यान दीजिएगा, अति पिछड़ा वर्ग की बात कही है, मतलब ईबीसी जो वहाँ पे चलता है, वहाँ पे उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग को ध्यान में रखकर अब एक घोषणा पत्र जारी किया है और जिसे वह मौखिक रूप से ऐतिहासिक करार दे रहे हैं। वह बोल रहे हैं कि यह घोषणा पत्र जो है ऐतिहासिक रूप से काम करेगी, जो बहुजनों के अधिकारों और उनके हितों की अ, एक तरीके से पैरवी करती है और उन्हीं के लिए वह काम करेगी। राहुल गांधी ने बिहार के जो बहुजन वर्ग है और उसमें भी अति पिछड़ा वर्ग, उनके हितों अधिकारों को ध्यान में रखकर एक संकल्प पत्र जारी किया है। उनके अनुसार जिस हिसाब से उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका जिक्र किया, और उस संकल्प पत्र में वह 10 ठोस पॉइंट होने की बात कर रहे हैं और यही 10 ठोस पॉइंट जो है बिहार में इंडिया गठबंधन की नींव काफ़ी मजबूत कर दे रही है। यह इतना मजबूत पॉइंट है, आप यकीन मानिए, एनडीए और प्रशांत किशोर दोनों लोगों के लिए चिंता का कारण बन सकता है और बनने जा रहा है। इतना मजबूत पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं नहीं चाहता कि अपने तरीके से बताऊं, मैंने इसको लिख लिया है और हर पॉइंट को मैं अपने स्टाइल में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि राहुल गांधी बिहार के इलेक्शन में आखिर इन पॉइंट्स के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं और किस बदलाव की बात कर रहे हैं, किस अधिकार की बात कर रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और कहीं न कहीं चिंतित होंगे इस संकल्प पत्र से, जिसको राहुल गांधी ऐतिहासिक भी करार दे रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, राहुल गांधी का जो संकल्प पत्र है उसका पहला पॉइंट क्या है? राहुल गांधी कह रहे हैं, आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाने के लिए पास कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजेंगे। अब समझिए, जो अब तक कहा जा रहा था कि आरक्षण की जो तय सीमा है 50% है, लेकिन
उन्होंने कहा है कि 50% की सीमा बढ़ाने के लिए जो पास कानून, यानी कहीं न कहीं कानून जो उनके नज़र में पास है, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजेंगे। अगर वह 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि वो ठोस कानून है। सीमा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन को 50% का जो क्राइटेरिया है उसको ब्रेक करके। यह राहुल गांधी बोल रहे हैं, याद करिएगा। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े चेहरे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और नेहरू परिवार के जो आप वारिस कह सकते हैं, सबसे प्रभावशाली और दिग्गज चेहरा, या कांग्रेस का सबसे बड़ा जो आप फेस बोल सकते हैं इलेक्शन में, वह राहुल गांधी। उनकी यह जुबानी बता रहा हूँ, उन्होंने जो बात कही है। दूसरा, पंचायत निकाय में आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% होगा। यानी जो पंचायत का चुनाव होता है, आप देखते होंगे 3 टाइम में जो इलेक्शन होते हैं, उस पंचायत के इलेक्शन में जो रिजर्वेशन है, बोल रहे हैं कि पंचायत नगर निकाय के आरक्षण में 20% से बढ़ाकर 30% होगा। तो चाहे नगर का चुनाव, नगर पालिका, नगर पंचायत और पंचायत इत्यादि में जो 20% रिजर्वेशन, उसको बढ़ाकर या 30% करने की बात कर रहे हैं। सभी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू होगा। देखिए, आरक्षण की मांग बहुत तेजी से तूल पकड़ती जा रही है अब। या सरकारी कॉलेजों में उतनी सीटें नहीं होती हैं, प्राइवेट में रिजर्वेशन के लिए कोई जगह होती नहीं है। इस पर और प्राइवेट संस्थानों में, यूनिवर्सिटी में और सेक्टर्स में, यानी सेक्टर्स में, जॉब सेक्टर्स में, सर्विस सेक्टर में आरक्षण की मांग बहुत तेजी से उठ रही है। और यह आज से नहीं, काफ़ी पहले से उठ रही है। और यह आरक्षण की मांग भी नेताओं के द्वारा ही इसको हवा दिया जाता है। और बेरोजगारों को इससे एक आसरा दिखता है। उनको लगता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तब हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम का एक जरिया बन जाएगा। तो राहुल गांधी वही बोल रहे हैं। उन्होंने नब्ज को पकड़ लिया बेरोजगारों के, या आप कह सकते हैं गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के नब्ज को पकड़कर पिछड़े वर्ग के लोगों को, उसमें भी अति पिछड़े वर्ग जो वाकई में बेचारे वंचित हैं, मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं, बेरोजगारी जम के है, कई जगह उनकी जो है भागीदारी न के बराबर देखने को मिलती है। उनके लिए वो बोल रहे हैं कि सभी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू होगा। नियुक्तियों, और देखिए उन्होंने बहुजन वर्ड यूज़ किया है, तो उसमें बहुजन में सारे लोग आएंगे, SC ST OBC EBC जो वहाँ पे है, सारे लोग, मतलब माइनॉरिटी वगैरह सारे लोग आएंगे बहुजन में, मतलब नॉन वर्ड जो होंगे। तो उन्होंने उसमें आगे ये सारी चीज़ें 10 पॉइंट उनके लिए लिखी है, सबको इंक्लूड करके। तो चौथा पॉइंट उनका है, नियुक्तियों में नॉट फाउंड सूटेबल जैसी व्यवस्था खत्म होगी। जैसे आपने सुना होगा कि कई जगह सरकारी कॉलेजों में या यूनिवर्सिटी में अक्सर कई जगह ये सुनने को मिलता था कि आरक्षित सीट में भी कुछ लोग नहीं, उनकी नियुक्तियां नहीं हो पाती थी उस सीट पे। यह बताया जाता था कि नॉट फाउंड सूटेबल एक कॉलम होता है, इसके अंतर्गत इस वजह से ही सही कैंडिडेट नहीं मिल पाए, तो उस जगह पर उनकी नियुक्ति नहीं की गई। ऐसा कई सारे रिपोर्ट्स में या लोगों की नाराज़गी की वजह से सोशल मीडिया पर पढ़ने को मिलता है कि नॉट फाउंड सूटेबल एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसकी वजह से नियुक्तियों पे असर पड़ता है। इस पे राहुल गांधी ने कहा है कि नॉट फाउंड सूटेबल जैसी व्यवस्था खत्म होगी। अब 5वें नंबर पे वह बोल रहे हैं कि अति पिछड़ा वर्ग की सूची में सही प्रतिनिधित्व के लिए कमेटी बनेगी। पिछड़ा वर्ग नहीं, अति पिछड़ा, फिर घूम फिर कर आए ना EWS पे कि अति पिछड़ा वर्ग की सूची में सही प्रतिनिधित्व के लिए कमेटी बनेगी। अब प्रतिनिधित्व के लिए कमेटी बनेगी तो कहाँ से उनको उनका अधिकार मिलेगा, किसमें से कम होगा, किसमें से लिया जाएगा, किसमें से बांटा जाएगा, शेयर किया जाएगा, यह बात की बात है। लेकिन उन्होंने जो कहा है उस पर हम लोगों ने मैंने बताने का प्रयास किया। छठवां, SC ST OBC EBC के आवासीय भूमिहीनों को जमीन मिलेगी। मतलब गैर सवर्णों को जो भूमिहीन है, आवासीय भूमिहीन, इनको आवास बनाने के लिए भूमि नहीं है, उनको ज़मीन मिलेगी। शहरी क्षेत्रों में उसकी सीमा 3 डेसिमल होगी और गांव में 5 डेसिमल। यह राहुल गांधी बोल रहे हैं, याद रखिएगा। इसके पहले कांग्रेस की सरकारें रही है और 2004 से 14 तक कांग्रेस ने रूल किया है। उस समय यह सिस्टम नहीं था, लेकिन अब राहुल गांधी ने ज़रूरी समझा कि भाई जो भी गलतियाँ हुई हैं उसको करेक्ट करना ज़रूरी है। और इस तरीके से इस 10 सूत्री जो संकल्प पत्र है, 10 बिंदु, इसके मार्फत जो है हम काम कर सकते हैं। 7वां, प्राइवेट स्कूलों की आधी आरक्षित सीटें, ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट स्कूलों की आधी आरक्षित सीटें SC ST OBC EBC बच्चों को मिलेगी।
जो प्राइवेट स्कूलों की आधी आबादी आधी जो रिजर्व सीटें हैं, जो हाफ रिजर्व है सीटें, एससी एसटी ओबीसी ईबीसी बच्चों को मिलेंगी। 8वें कॉलम पे क्या लिख रहे हैं, रुपया 25 करोड़ तक के सरकारी ठेकों में, जो सरकारी ठेका बढ़ते हैं उनमें अगर 25 करोड़ तक के वह ठेके हैं तो उसमें 50% आरक्षण एसटी एससी ओबीसी ईबीसी को मिलेगा। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम सरकार में आते हैं तो हम इस पे काम करेंगे भाई। 25 करोड़ तक के जो सरकारी ठेके, अब 50 करोड़ के हैं, 100 करोड़ के हैं, 200 करोड़ के हैं, इस पर उन्होंने नहीं बताया है कि वह किसको मिलेगी, लेकिन 25 करोड़ तक के ठेकों में उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोल दिया। 9वां कॉलम का है, अति पिछड़ों के खिलाफ अत्याचार रोकने का कानून बनेगा, मतलब ईबीसी एट्रोसिटी एक्ट बनेगा। अब वह एक्ट का प्रारूप कैसा होगा, कितना खतरनाक होगा, कितना आसान होगा, कितना सहज होगा, कितना सरल होगा, बनेगा भी कि नहीं बनेगा, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि अति पिछड़ों के खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए कानून बनेगा। 10वां कॉलम का है, आरक्षण देखने के लिए प्राधिकरण बनेगा, सूची में बदलाव केवल विधानसभा करेगी। आरक्षण देखने के लिए प्राधिकरण बनेगा और सूची में इसका जो चेंज होगा वो विधानसभा करेगी। तो राहुल गांधी ने जिस हिसाब से अपने विचार, अपने आइडियाज़ और रिसर्च करके बातें संकल्प पत्र के माध्यम से कही है, इस पर कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग या गैर सवर्ण बहुत खुश भी हो सकता है। अब मंथन का कार्यक्रम चलेगा। अब देखना यह है कि राहुल जी की बात को, इस फेंके हुए गेंद को कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले तो नहीं लपक लेंगे, जैसा कि पहले वह करते आए हैं। राहुल जी जो मुद्दा उठाते हैं, मोदी जी इसको अप्लाई कर देते हैं। राहुल जी रिजर्वेशन का मुद्दा उठाते हैं, मोदी जी उस पर वर्क कर देते हैं। राहुल जी किसी और चीज़ का मुद्दा उठाते हैं, मोदी जी उस पर भी वर्क कर देते हैं। तो अब यह देखना होगा कि यह राहुल जी द्वारा 10 सूत्री जो यह संकल्प पत्र जारी किया गया है बहुजन हित के मद्देनजर, इस पर प्रशांत किशोर की अगली चाल क्या होगी, क्योंकि वह पलायन से लेकर रोजगार, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर कांग्रेस, जदयू, राजद, बीजेपी सबको एक साथ घेरते आए हैं और सबकी जो है किस्तें जारी कर रहे हैं समय समय पर। अब राहुल गांधी ने बिहार यात्रा की, वोटर अधिकार यात्रा, उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हुए, तेजस्वी यादव भी रहे। तेजस्वी यादव तो खैर रहे ही, आरजेडी और कांग्रेस की ये मिली जुली यात्रा थी और इसने पूरे बिहार का ध्यान खींचा। और प्रशांत किशोर तो यात्रा कर ही रहे हैं, उन्होंने तो अपनी अलग पहचान बनाई ली है। अब मुख्यमंत्री नीतीश बाबू एक जगह बैठे हुए हैं, अभी जदयू उनकी यात्राएं नहीं करी क्योंकि वह सत्ता में है, तो उनका प्रभाव ऑलरेडी है ही। मोदी जी रैली के माध्यम से, अपने स्पीच के माध्यम से जनता को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और वैसा भी वो करेंगे। अब एनडीए जरूर इस पर मंथन करेगी कि वह राहुल गांधी के इस 10 सूत्री मांगों, जो उनके जो संकल्प पत्र हैं, अगर इस पर क्या काट लाया जाए, क्या ऐसा तोड़ लाया जाए जिससे जनता को प्रभावित किया जा सके, वोटर्स को। प्रशांत किशोर के भी दिमाग में चल रहा होगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक तरीके से खुद ही रिसर्चर हैं और सारी चीज़ों को डेटा एनालिसिस करते रहते हैं, रणनीतिकार तो है ही। तो सब एक राहुल गांधी द्वारा यह लाया गया प्लान, ये मास्टर स्ट्रोक आप कहिए, सबको परेशान करके रख देगा। या आप मान के चलिए, बिहार की जो इस बार के विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। अब आप नज़रें गड़ा कर रखिए, अगर राहुल गांधी कांग्रेस और आरजेडी सत्ता में आ जाती है तो उनके लिए भी ये चुनौतियाँ कम नहीं होंगी। इन 10 सूत्री जो उनके प्लान है उनको लागू करना, उनके जो पॉइंट्स हैं, बहुत दिलचस्प होगा। और समझ लीजिए कि आज की राजनीति में रिजर्वेशन बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और आगे यह और भी विशालकाय रूप धारण करेगा। और पक्ष विपक्ष की इस लड़ाई में देखना यह है कि अब जनता राजनीतिक दलों द्वारा, नेताओं द्वारा फेंके गए लॉलीपॉप में किस दल, किस नेता के लॉलीपॉप को शिद्दत से, ईमानदारी से स्वीकार करती है। हमारा काम था निष्पक्ष तरीके से जमीन के मुद्दों को, राजनीतिक मुद्दों को और सामाजिक हित के विषय पे पत्रकारिता के माध्यम से सही चीज़ें पहुंचाना और जो जनहित की बातें हैं उस पर एनालिसिस करना, विचार रखना। बाकी चीज़ें आपके विवेक पर है। अगर आपको लगता है कि द पॉलिटिकल मुखिया आपके हित के लिए आपकी अपनी प्लेटफॉर्म है तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर थोड़ी सी भी आपको इससे अटैचमेंट है, द पॉलिटिकल मुखिया को आप अपना समझ रहे हैं, तो शेयर भी करें।
सब्सक्राइबर 15 से 20 हज़ार हो जाएंगे तो यकीनी तौर पे मैं बता रहा हूँ मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी बातें सड़क से लेकर संसद तक पहुँचने में देर नहीं लगेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने दोस्त रोशन को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।